अपूर्वकोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती। अपूर्वकोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती। व्येयतो वृद्धिं मायाति क्षयं मायाति संचया। व्येयतो वृद्धिं मायाति क्षयं मायाति संचया। मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत। अपूर्व कोशो अयम विद्यते तव भारती। हे मां सरस्वती, तेरा ये जो खजाना है ये अपूर्व है। ऐसा खजाना है जो इस संसार में मां सरस्वती के अतिरिक्त किसी के पास नहीं है। आदिम युग से ही हमारी भारतीय परंपराओं ने मां सरस्वती की उपासना करी और उसको विद्या की अधिष्ठात्री देवी के रूप में, पूरे जगन माया के रूप में वह उपास्य है। और उस मां सरस्वती का जो खजाना है वो अपूर्व है। वह कोश माने जो खजाना जो है वह अपूर्व है। इसीलिए हमारे ग्रंथों में कहा गया कि अपूर्व को अपि कोशोयम विद्यते तव भारती। भारती मां सरस्वती को कहते हैं। व्यय तो वृद्धिम मायाति। ये एक ऐसा खजाना है जिसको जितना व्यय करोगे उतना ही वृद्धिम मायाति, ये वृद्धि को प्राप्त होता है। और अक्षयम मायाति संचयातः, यदि इसको छिपा करके रखा तो ये संचय करके रखा तो क्षयम मायाति, ये क्षीण हो जाता है, ये नष्ट हो जाता है। इसलिए मित्रों, विद्या जो भी आप सुनते हैं उसको आगे सुनाइएगा, उसका आगे प्रसारण करें और उसको आगे लेकर के जाएं। हाँ, विद्या खजाना एक ऐसा ही खजाना है जो बाजार में नहीं बढ़ सकता। उसको तो जितना शब्द के माध्यम से, मुख के माध्यम से जितना हम पारंगत और जितना हम अभ्यास इसका करेंगे ये उतना ही बढ़ता जाएगा। तो मेरी आप सभी पाठकों को हार्दिक शुभकामनाएं और इन्हीं भावों के साथ मैं आज की कक्षा को शुरू कर रहा हूं। मित्रों, संधि भाग 5 है। मित्रों, वर्ग के प्रथम वर्ण, वर्ग का जो प्रथम वर्ण है वो अपने ही वर्ग का 5वां वर्ण, मानी वर्ग के प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण बन जाते हैं। लेकिन वर्ग का जो प्रथम वर्ण है वो अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण कब बन जाता है, तो उसके लिए मैंने आपको नियम लिखा है। मैं कुछ बातें आपको 5 मिनट करना चाहता हूं जो बहुत आवश्यक है। मित्रों, संधि में हम यूं कह सकते हैं कि 90%, अब ये कोई प्रतिशत मैंने नाप तोल के नहीं बोला है, 90% संधि में प्रथम पद का अंतिम वर्ण बदलता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। 90% संधि में प्रथम पद का अंतिम वर्ण बदलता है। लेकिन जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण जिसमें परिवर्तन हो रहा है, जो बदल रहा है, वो अंतिम पद वाले प्रथम वर्ण को देख करके बदलता है। इसका मतलब आप यूं समझ सकते हैं कि जीवन में जो हमारा व्यवहार है वह हमारा व्यवहार किसी अगले व्यक्ति को देख करके हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे मैंने आपको इससे पूर्व की जो कक्षा थी उसमें ये बताया था कि वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण बन जाता है। तो मित्रों, संधि में कौन कौन सी स्थितियां हो सकती है उसके बारे में हम बात करेंगे, फिर नियम की बाद में बात करेंगे। मित्रों, संधि में ये हो सकता है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण परिवर्तित हो सकता है, अंतिम वर्ण बदलता है। कौन कौन सी स्थितियां हो सकती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और मैंने कहा कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो बदलता है वो अपनी इच्छा से नहीं बदलता। जैसे हम अभी तक क का ग बना रहे थे, मानी प्रथम वर्ण का तृतीय बना रहे थे, क का ग बना रहे थे। तो जैसे वाक और के साथ में जब हमने वैभव जोड़ा, या वाक के साथ हमने ईश जोड़ा, या वाक के साथ में हमने भाव जोड़ा, दोष जोड़ा, वृत्त जोड़ा, कोई भी शब्द जोड़ा, तो ये वाक के साथ में जब दो दोष जोड़ा तो ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण क है। ये क जो है उसका क्या बन रहा है, बोलो ग, और ये ग हलंती रहेगा और ये आगे शब्द क्या बना, वागदूष। लेकिन यहां पर
आज जो हम बात कर रहे हैं उसमें प्रथम वर्ण जो है अपने वर्ग का पंचम वर्ण बनता है। तो वाक और मय में ये जो शब्द क जो है वर्ण, ये अंग बन रहा है, मानी क जो है उसका क्या बन रहा है, बोलो, अंग बन रहा है हलंत वाला, और ये शब्द क्या बन रहा है, वांगमय। आप लोगों ने सोचा कि यहां पर क का ग बना और यहां पर क का अंग बना, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या ये क की इच्छा थी कि आज मुझे ग बनना है और कल मुझे अंग बनना है? ऐसा नहीं है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण जब भी बदलता है संधि में, तो वो अंतिम पद का प्रथम वर्ण को देख करके बदलता है। वह ये निर्णय करता है कि ये क बदलने से पहले ये आगे देखता है कि मुझसे आगे क्या है। तो यहां पर क के आगे अनुस्वार मानी नासिक के व्यंजन थे, तो ये क का भी नासिक के बन गया। ये संधि की सबसे बड़ी बात यही है कि जब दो लोग मिलते हैं तो जो समझौता होता है वो अगले सम्मुख व्यक्ति जो है उसको आधार बना करके किया जाता है। यहां पर द था, मानी त था, द तीसरा था, तो यहां पर देखो ये जो था घोष वर्ण था, अघोष जो है वो घोष से मिला, तो इसने कहा कि मुझे भी घोष बनना है, तो क का ग बन गया, ग भी घोष हो गया, मानी 1 का 3 बन गया। यहां पर 1 का 3 बनना, यहां पर 1 का 5 बनना, यह क की इच्छा नहीं थी, अपितु अंतिम पद का जो प्रथम वर्ण था उसने प्रेरित किया, उसने ये डिसाइड किया कि तुझे बनना क्या है। और यही हमारे जीवन में होता है। हमारा व्यवहार जो होता है वो, जब हम किसी के पिता होते हैं तो देखो हमारा व्यवहार कैसा होता है, और जब हम किसी के पुत्र होते हैं, हमारा कोई पिता होता है तो हमारा व्यवहार कैसा होता है, ये भी देखें। कहने का मेरा मतलब यह है कि हमारा कोई भी जो व्यवहार है वो सामने वाले व्यक्ति को देख करके निर्णित होता है कि हमें करना क्या है। वैसे ही प्रथम पद का अंतिम वर्ण जब बदलता है वो सबसे पहले इधर देख रहा है कि अंतिम पद में क्या है। इधर द आया तो ग बन गया, म आया तो ये भी अंग बन गया, ये भी 5वां था तो इसने भी जिद करी कि मुझे भी 5वां बनना है। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रथम पद का जब अंतिम वर्ण बदलता है तो अपनी इच्छा से नहीं, ये अंतिम पद के प्रथम वर्ण को देखता है, फिर देख करके डिसाइड करता है। उसके लिए क्या नियम है वो बताएंगे। मित्रों, कई बार संधि में ऐसा होता है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का संधि में कौन कौन सी स्थितियां बन सकती है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण तथा अंतिम पद का प्रथम वर्ण, अंतिम पद का प्रथम वर्ण, ये दोनों बदल जाते हैं, दोनों ही बदल जाते हैं, दोनों ही परिवर्तित हो जाते हैं। देखो, संधि में पहली स्थिति मैंने आपके सामने रख दी कि भाई संधि में प्रथम पद का अंतिम वर्ण बदलता है। कब बदलता है? ये दोनों अंतिम पद का प्रथम वर्ण को देख के बदलता है। दूसरी स्थिति, संधि में कौन कौन सी स्थितियां हो सकती है। मैं चाहता हूं कि मेरा विद्यार्थी संधि को रटे नहीं, उसको हृदयंगम करे, तो वो सीखते हुए करे कि होता क्या है। संधि में हम ऐसा सीख लेते हैं कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण बदलता है। अरे भाई, प्रथम पद का अंतिम वर्ण बदलता है, लेकिन बहुत शब्द ऐसे हैं, बहुत सारे शब्द जिसमें प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी बदल जाता है और अंतिम पद का प्रथम वर्ण भी बदल जाता है, यानी दोनों बदल जाते हैं। ऐसा कैसे हुआ, देखो सुनो। जैसे मैंने एक शब्द लिखा शरद, और जो है छवि शब्द लिखा या शशि शब्द लिखा, या हमने जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द में बता देता हूं। जैसे एक शब्द है हमारे पास उद और एक शब्द है हमारे पास श्रृंखल। वस्तुतः शब्द तो श्रृंखला था, लेकिन संधि में आ हट जाता है, इसलिए हम श्रृंखल शब्द का प्रयोग करते हैं। मित्रों, उद और श्रृंखल जब मिला तो ये द जो था उसका च बन गया, और ये देखो श जो देख रहे हो इसका क्या बना, छ बना। ये छी है तो ये छी बन गया, ऊपर अनुस्वार लग जाएगा, शब्द बना उच्छृंखल। ये इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि ये बहुत पूछा जाने वाला शब्द है। शुद्ध अशुद्ध में भी पूछते हैं, इसका संधि विच्छेद भी पूछते हैं। उद और श्रृंखल से शब्द क्या बनेगा, उच्छृंखल। तो यहां पर देखो, ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण द भी बदल गया और ये श भी बदल गया, दोनों बदल गए, शब्द उच्छृंखल बन गया। इसी प्रकार से जैसे हमने एक शब्द लिया, एक शब्द है हमारे पास जगत और एक शब्द है हमारे पास शांति। मित्रों, जगत और शांति, इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो देखो, ये जग, ये त जो उसका च बनेगा, श का छ बनेगा, ये शा है तो छा कर दो, शा है तो ती कर छा कर दो, और शब्द क्या बना, जगत शांति। मेरा कहने का मतलब यह है कि संधि में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। उच्छास्त्र है, जगत शास्त्र है, शरद शशि है, शरद छवि है, बहुत सारे शब्द हैं। उच्छिष्ट है, उद और शिष्ट बहुत पूछा जाने वाला शब्द है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसमें प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण दोनों ही बदल जाते हैं, दोनों ही परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये रटना मत कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ही बदलता है।
नहीं, देखो ऐसा नहीं होता है। देखो एक संधि में स्थिति ऐसी होती है कि संधि में अंतिम पद का अंतिम वर्ण भी बदल सकता है। अंतिम पद का अंतिम वर्ण भी बदल जाता है, फिर अंतिम वाला वर्ण बदल जाता है। कैसे बदल जाता है सुनो, इसका मैं उदाहरण इधर लिख देता हूं, ध्यान रखना। जैसे हमने एक शब्द लिया राम और एक शब्द अयन है। एक तो राम और आयन नहीं होता है, आयन प्रत्यय है, अयन गति को कहते हैं। तो म क्या था बोलो, अ, इधर क्या है, अ मिलके क्या बना, आ। तो ये राम का तो रामा बन गया, मानी म वाला अ, अयन वाला अ मिलके रामा। फिर य, और फिर ये जो न था ना, इस र के कारण ये न बलि चढ़ गया और ये न बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, अंतिम पद का प्रथम वर्ण तो बदले ही बदले, लेकिन अंतिम पद का अंतिम वर्ण भी बदल गया। ऐसा भी होता है कई बार संधि में मित्रों, ऐसा भी हो सकता है। कैसा हो सकता है कि जो है प्रथम पद का अंतिम पद का प्रथम वर्ण तथा द्वितीय वर्ण दोनों बदल जाते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों ही बदल जाते हैं। कैसे बदल जाते हैं देखो, मैं इस 4 नंबर का उदाहरण इधर लिख रहा हूं, ये 4 नंबर डाल दिए हैं, भ्रम में मत पड़ना। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत पूछा जाता है, युधि और स्थिर। ये संधि विच्छेद होता है, इसमें अलुक तत्पुरुष समास है। युधि अपनी विभक्ति सहित प्रयुक्त हुआ है, इसलिए युधि मानी युद्ध में, और स्थिर मानी स्थिर रहने वाला। महाभारत का एक पात्र है युधिष्ठिर, उनका नाम इसीलिए युधिष्ठिर है क्योंकि वो युद्ध में स्थिर रहे, वो दोलायमान नहीं हुए, इसलिए युधि और स्थिर। देखो अब क्या हुआ, प्रथम पद में तो कुछ हलचल हुई नहीं, युधि का युधि ही रहा। ये ध में जो ई था, इसके कारण ये जो स आया, ये स जो दंत्य देख रहे हो स्थिर वाला, ये श मूर्धन्य बन गया सर, और इस मूर्धन्य श के कारण आगे जो थ आया इसका ठ बन गया। अब ये थी है तो इसको ठी बना दो, और ये शब्द क्या बना, युधिष्ठिर। तो ये परिभाषा तो गलत हो गई ना। यदि हमने इतना ही कहा कि संधि में प्रथम पद का अंतिम वर्ण बदलता है, तो ये पूरा जो हमारी आधारभूत संरचना थी वही गलत हो गई। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। कई बार पांचवी स्थिति एक और बनती है कि अंतिम पद पूरा का पूरा ही बदल जाता है, पूरा का पूरा ही बदल जाता है, और यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा का पूरा ही बदल जाता है। कैसे, मैं 5 नंबर का उदाहरण इधर लिख देता हूं। मैं जब इनको पढ़ाऊंगा तब एक नहीं 10 उदाहरण दूंगा, अभी मैं ये बता रहा हूं, इसको आप आज बहुत बार बार इसको जो है सुने या नोट्स बनाएं। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि इन कक्षाओं को फोरे तौर पर नहीं देखें, इनको बार बार देंगम कीजिएगा कि कहां कहां होता है। देखो हमने पहले बात करी कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण बदल जाता है, बहुत सिंपल है। फिर हमने कहा कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण दोनों बदल जाते हैं। तो ये उच्छृंखल में देखो द का छ बन गया, श का छ बन गया, जगत शांति में त का च बना, श का छ बना। फिर संधि में अंतिम पद का अंतिम वर्ण भी बदल जाता है, जैसे रामायण हुआ, जैसे भूषण शब्द है, जैसे बहुत सारे शब्द है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अंतिम पद का प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण दोनों ही बदल जाते हैं। तो 4 नंबर का देखो, ये अंतिम पद है स्थिर, इसमें ये स प्रथम वर्ण भी बदल गया, दूसरा भी बदल गया। तो मैं यहां पर यही कह रहा हूं, प्रथम और द्वितीय वर्ण दोनों बदल जाते हैं। 5वां नियम कह रहा है कि अंतिम पद पूरा ही बदल जाता है साहब, और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन एक उदाहरण में दे देता हूं। जैसे एक शब्द है वी और एक शब्द है सन्न, वी और सन फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया शब्द है। तो ये शब्द क्या बना गया, वी, और वी के कारण ये वी में जो ई आया, इसके कारण ये जो स दंती था इसका मूर्धन्य श बना, तो ये श बना। फिर इस श के कारण ये न बना, न का न बन गया, और इस न का भी न बन गया, माने इसका ये हलन बना, इसका ये बना, ये शब्द क्या बना, विषण्ण, दुखी को कहते हैं विषण्ण। षट और नवति, षण्णवती, हिंदी में बहु जो है बहुत बार पूछा जाने वाला शब्द है षण्णवती, पूरा का पूरा शब्द ही बदल जाता है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि ऐसा हो सकता है कि पूरा का पूरा बदल जाए। संधि में ये 5 स्थितियां बन सकती है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण बदल सकता है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण दोनों बदल सकते हैं। अंतिम पद का अंतिम वर्ण भी बदल जाता है, रामायण। अंतिम पद का प्रथम वर्ण और द्वितीय दोनों बदल जाता है, युधिष्ठिर। और अंतिम पद पूरा का पूरा, ये सन्न जो था ये पूरा ही उठ करके क्या बन गया, बोलो, स्वर्ण बन गया।
इसका मतलब हमें यह रटना नहीं चाहिए कि संधि में प्रथम पद का अंतिम वर्ण ही बदलता है। चलिए अब मैं आज के इस बिंदु पे आता हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। मैं समझता हूं कि इससे आपको बहुत फायदा होगा। इससे आपको बहुत सारी चीजें जो भ्रम में जो होता है विद्यार्थी, उससे आप जो निवृत्ति होगी आपकी, मैं इसको मिटा रहा हूं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए आगे चलते हैं मित्रों। आज का जो हमारा नियम है वो ये है कि प्रथम जो वर्ग का प्रथम वर्ण है वो अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। इससे पूर्व की जो कक्षा थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि वर्ग का प्रथम वर्ण का तीसरा बन जाता है। और फिर मैंने आपको ये बताया था ना कि बनता कब है। तो याद करो, प्रथम पद का अंतिम वर्ण तो क च ट त प होना चाहिए, और अंतिम पद का प्रथम वर्ण किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, य व र ल ह और कोई भी स्वर होता है तो वर्ग का जो प्रथम वर्ण है वो अपने वर्ग का तीसरा बन जाता है। ये क्लास हमारी हो गई। नाउ अब आज हम बात कर रहे हैं कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए। क च ट त प में से कोई भी हो, और अंतिम पद का प्रथम वर्ण न या म होना चाहिए। वैसे इसका तरीका यह है कि प्रथम पद के वर्ण जब पंचम वर्ण से मिलते हैं तो प्रथम भी पहला भी पांचवां हो जाता है। लेकिन क्योंकि हमारे पांच वर्ण तो पांच वर्ग है, तो पंचम वर्ण हमारे पास पांच है। कौन कौन से हैं? एक तो ङ है, एक य है, और एक ण है, और एक न और एक म है। तो मैंने यहां पर न और म ही क्यों लिखा? वो इसलिए लिखा है क्योंकि हिंदी में किसी भी शब्द की शुरुआत में ङ नहीं आता, य नहीं आता और ण नहीं आता। न से बहुत सारे शब्द शुरू होते हैं और म से भी बहुत सारे शब्द शुरू होते हैं। इसलिए मैंने आपके लिए सरल कर लिया और ये सब नहीं लिखे। इन वर्णों का इन से योग होता है तो क का अंग बनता है, च का य बनता है, ट का ण बन जाता है, और त का न बन जाता है, और प का म बनता है। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए शुरू करता हूं। ये शब्द कुछ जो है इसके बारे में मैं आपको क्या तथ्य है ये बता चुका हूं, बार बार नहीं बताऊंगा कि ये क अंत होने वाले शब्द है। तो वाक शब्द को हम शुरू करते हैं। चलो, जैसे हमारे पास शब्द है, एक शब्द है वाक। सबसे महत्वपूर्ण यही लिख रहा हूं मैं, वाक और मय। बोलो क्या बनेगा? क का ङ बनेगा, और इसको वाड़ में नहीं बोलना है, बाढ़ में भी नहीं बोलना है, इसको वांगमय बोलना है। वांगमय, वाक कहते हैं वाणी को और मय कहते हैं युक्त। वाणी से युक्त है जो वह है वांग में, और वांग में जो है वो साहित्य का पर्यायवाची शब्द है। इसी तरह से वाक और मूर्ति, वाणी रूपी मूर्ति जो है उसको क को ङ हो जाएगा और शब्द बनेगा वांग मूर्ति। इसी तरह से वाक और मई, वांगमयी। मां सरस्वती को कहते हैं वांगमयी। वाणी वाली है, जो वाणी की अधिष्ठात्री जो है वो है वांगमयी। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसी तरह से वाणी में जो निपुण होता है उसके लिए एक शब्द है वाक और निपुण, और शब्द बनता है, देखो क का योग न से हुआ है, न आ गया है, क का अंग बना दूं, बोलो शब्द क्या बनेगा? वांग। और ये न, फिर इधर से ये मात्रा लगानी है आपको, और ये शब्द क्या बनेगा? बोलो वांग निपुण। वांग निपुण। इसी तरह से किसी भाषण का जो आरंभिक अंश होता है उसको हम बोलते हैं वाक और मुख। ये दो शब्द है। वाणी का जो मुख है, जो भाषण का जो आरंभिक अंश है, उसके लिए एक शब्द आता है, बोलो क्या आता है? वांग मुख। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि विद्यार्थी क्या करते हैं, एक बार शब्द शुद्धि पढ़ते हैं, एक बार प्रत्यय पढ़ते हैं, एक बार संधि पढ़ते हैं, एक बार समास पढ़ते हैं, एक बार कुछ पढ़ते हैं। हमें इन शब्दों से बनने वाले शब्दों का यदि सही ज्ञान हो गया तो बताइए हिंदी में किसी प्रकार का कोई अमानक शब्द आप लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। वाक से इतने ही शब्द बनते हैं, इसी रूप से बनते हैं, ये ध्यान रखो। तो वाक हो गया। इसी तरह से जैसे दिक् शब्द है, दिक् का अर्थ मैं बता चुका हूं, दिशा होता है। मैंने एक शब्द लिया दिक् और मुख। दिशा का जो मुख है, जैसे पूर्व दिशा का मुख है वो दिंग मुख। इसी तरह से जैसे पराग और मुख से पराग मुख शब्द बनता है। कई बार जो है दिशा का नाम, तो दिक् और नाम, बोलो शब्द क्या बनेगा? दिंग नाम। इसी तरह से एक शब्द दिक् और नाग, दिंग नाग। एक आचार्य थे, दिंग और नाग से दिंग नाग। और दिक् और नाथ, दिशाओं का नाथ स्वामी को कहते हैं, तो बोलो शब्द क्या बनेगा? दिंग नाथ। तो ये शब्द बन गए। अब इससे आपको ये समझ में आ गया कि भाई यहां दिश से बनने वाले शब्द जो है वो इस तरह से होते हैं। दिक् और मंडल शब्द है, दिक् दिशाओं का जो मंडल है ये पूछा गया शब्द है, और ये शब्द बनता है दिंग मंडल। अब देखो, मेरा कहने का मतलब ये है
कि हिंदी का विद्यार्थी यदि यह जान ले कि दिक् मूल शब्द होता है और फिर दिक् मंडल का संधिच्छेद पूछे तो हमें ध्यान रखना है कि क हलंत होता है और कुछ ध्यान नहीं रखना। क का अंग हो रहा है, जहां जहां पर अंग हो रहा है वहां पर आप क कर सकते हो, तो यहां पर किसी प्रकार की कोई आपको समस्या आने वाली नहीं है। इसी तरह से दिंग और माया से दिंग माया बनता है। मित्रों आगे सम्यक, इससे एक ही शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन सम्यक का अर्थ होता है भली भांति, अच्छी प्रकार से, और नीति जानते ही हम, अच्छी है जो नीति, कर्मधारी समास का उदाहरण बनता है और ये शब्द बनता है सम्यंग नीति। सम्यंग नीति, ये ध्यान रखिएगा। सम्यक शब्द की बात कर ली। ऋक जो है उससे एक महत्वपूर्ण शब्द है जिसको बार बार पूछा जाता है। देखो ये रहा ऋक आपका, मैं इसी क्रम से चल रहा हूं, ध्यान रखना। ऋक और मंत्र जो है उससे क्या बनेगा बोलो, रिंग मंत्र, मानी ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उसके लिए शब्द आता है रिंग मंत्र। और ऋक और माया, ऋग्वेद की जो माया है उसके लिए एक शब्द कदाचित आता है रिंग माया। जो बहुत ज्यादा ऋग्वेद को जानने वाला जो ऋग्वेदी है उसके लिए रिंग शब्द आता है, नहीं वो ऋग्वेदिक शब्द है, वो बता चुका हूं मैं। रिंग और माया, ऋक और माया से क्या बनेगा, रिंग माया, तो ऋक हो गया। पराग से एक शब्द बनता है, यहां लिख देता हूं मैं, पराग और मुख। पराग का अर्थ होता है फिर जाना, किसी चीज से अपना जब हम मुंह फेर लेते हैं उसके लिए हम कहते हैं परांग मुख। हमारी चित्त वृत्तियों को परांग मुख करना चाहिए, माने संसार से हटा देना चाहिए, ये पराग शब्द हो गया। षट शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। उधर भी जो पूर्व की कक्षा थी जिसमें प्रथम वर्ण अपने वर्ग का तृतीय बन रहा था, वहां भी बहुत महत्वपूर्ण था। यहां पर देखो षट से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं, तो पहले हम बात करते हैं षट और नाम। 6 नामों का जो समूह है उसका शब्द बनेगा षण्णाम। देखो ये षण्णाम बन गया, ये न का भी न बन गया, षण्णाम हो जाता है। मित्रों इसी प्रकार से षट और जो है मास, ये बहुत अच्छा शब्द है लेकिन इसके लिए थोड़ी और जगह चाहिए होगी। यहां पर मैं षट और मुख लिख देता हूं। 6 मुखों वाला कार्तिकेय के लिए आता है तो शब्द बनता है षण्मुख। कार्तिकेय का विशेषण है, 6 मुख हैं उनके, 6 माताएं भी हैं, षण्मुख। ये यहां पर शब्द लिख रहा हूं मैं, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बाहर पूछा जाता है। षट और मास, शब्द क्या बनेगा बोलो, षण्मास। क्या हुआ यहां पर, ट का क्या बना बोलो, ण। अब फिर षण्मास में इत प्रत्यय जोड़ते हैं तब ये शब्द बनता है षाण्मासिक। ये शुद्ध अशुद्ध में बहुत बार पूछा जाता है। षण्मासिक नहीं होता है, षाण्मासिक होता है। षाण्मासिक का अर्थ होता है हर छठे महीने निकलने वाली जो पत्रिकाएं होती है, ये विशेषण शब्द है। ऐसी पत्रिका जो हर छठे महीने आ रही है, 6 महीने से जिसका संबंध है वो षाण्मासिक बन जाता है। इसी प्रकार से षट और मातुर को जब जोड़ते हैं तो आदि वृद्धि हो जाती है, कार्तिकेय का विशेषण है। और ये षण मातुर नहीं बनता है, ये शब्द बनता है षाण मातुर, और ये भी कार्तिकेय के लिए आता है। ये ध्यान रखना, ऊपर वाले को नीचे देख लेना। षट और मातुर, ये श का शा बन जाता है, षण मातुर नहीं होता है, षाण मातुर होता है। ये बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो मित्रों मैं समझता हूं कि ये आपको जो है समझ में आए। देखो अब हम सम्राट शब्द ले लेते हैं। सम्राट से वस्तुतः एक ही शब्द है, सम्राट राजा को कहते हैं। आमतौर पर हिंदी में आजकल सम्राट जब लिखते हैं तो ट का हलंत जो है उसको हमने खा लिया है, नाश्ता कर लिया है, वापस उसको लेके आओ, ट का न बनेगा। ये देखो ट, ये न होगा, ये न आ रहा है, ट का योग न से हो रहा तो ट का भी न बनेगा। और ये शब्द क्या बनेगा, सम्राण नीति। ये पूछा जाने वाला शब्द है, इसलिए मैंने इसको इसमें सम्मिलित किया। मित्रों इसी प्रकार से देखिए सम्राट शब्द हो गया, षट हो गया, यहां तक हो गया। अब इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे वाले शब्दों की बात करता हूं। इन शब्दों को हमें इस रूप से समझना चाहिए, मैं मिटा रहा हूं, उसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसी रूप से हमें इन शब्दों को समझना चाहिए। यदि आप इस प्रकार से एक एक करके एक एक नियम की तरफ यदि बढ़ोगे तो आपको हिंदी आपकी मुट्ठी में होगी। मैं इतना ही कह सकता हूं। हाँ, हालांकि मैंने अभी कहा कि ये तो ऐसा खजाना है जो अपूर्व है, इसकी कोई आ है न कोई था है। कहते हैं ना कि संसार में बहुत शास्त्र हैं, बहुत सारे विघ्न हैं, समय हमारे पास कम है, इसलिए कम समय में सारवान चीजों का अध्ययन हमें होना चाहिए। और मैं भी यही कर रहा हूं। मैं आपको कोई महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो है उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए मित्रों जगत की बात कर लेते हैं। त का न बनाना है, योग न और म से होने वाला है। बहुत अच्छा शब्द है, पहली बार ही लिख रहा हूं। जगत और मंडल, प्रथम शब्द इसी को लिख रहे हैं हम, बहुत बार पूछा जाता है, जगन मंडल। अब यदि
हमें यह पता होगा कि जगन तो शब्द नहीं होता, जगत होता है, हमें संरक्षित करने में कोई समस्या नहीं होगी। तो जगन मंडल, जो आरंभिक विद्यार्थी हैं हिंदी के, जो प्रथम बार हिंदी का व्याकरण पढ़ रहे हैं, वो इन शब्दों को बार बार लिख लें, लिख करके कहीं लगा लें और इसका बार बार आप रिवीजन करें कि कौन कौन से शब्द होते हैं। और इसमें अंत में जगत में त हलंत होता है, तो जगत मंडल हो गया। इसी तरह से जगत मूर्ति ब्रह्मा के लिए आता है, जगत मूर्ति, जगत का न हो जाएगा जगन मूर्ति, क्योंकि आगे मूर्ति में आरंभिक वर्ण म है, तो त का न करने में कोई दिक्कत नहीं। जगत और मोह, जगत से जो मोह है इससे कोई जो है बच नहीं पाया, और ये शब्द है जगन मोह। और ये शब्द यदि जगत और माया आता, मैं इतने महत्वपूर्ण शब्द सारे लिखा रहा हूं, तो आपको कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है। इन कक्षाओं को देखें, नोट्स बनाएं, जहां पे समझ में नहीं आए वहां पर जरूर पूछिएगा। जगन माया है, जगत को मोहित करने वाली जो है, उसके लिए मोहित के लिए मोही और नी, मोहिनी, मोहित करने वाली होती है, तो जगन मोहिनी। माया के लिए शब्द आता है जो जगत की तरफ हमें जो अट्रैक्ट करती है, वो है। इसी तरह से जगत और नियंता शब्द बनता है, जगत और नियंता बहुत अच्छा शब्द है। नियंता जगत के नियमों को निर्धारण करने वाले, और ये शब्द शुद्ध अशुद्ध में भी आता, देखो न, फिर ई, नियंता, जगत नियंता। इस प्रकार से हमें इन शब्दों को सीखना चाहिए, जानना चाहिए। मित्रों, जगत और नाथ, ये तो सब जगह आपको मिल जाएगा। जगत और नाथ से जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, बोलो, जगन्नाथ बनेगा, जगन्नाथ बनेगा। जगत और मय शब्द है, जगन्मय बन जाएगा। जगत से ही जो युक्त है पूरी तरह से, उसके लिए शब्द आता है जगन्मय। तो ये जगत अब आपके दिमाग से निकल गया कि जगत में जितने भी शब्द जो आने वाले हैं वो सारे शब्द ऐसे होते हैं। अब चलो हम जगत के बाद में सत की बात करते हैं। सत के बारे में हमने जो है पूर्व की कक्षा में त का द बनाया था, आज हम त का न बनाएंगे। चलो बनाते हैं। सत और मित्र, सन मित्र, अच्छा है जो मित्र, अच्छा है जो मित्र, वो है सन मित्र। बहुत बार पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। सत मित्र, सत नहीं होता है, त होता है, ये भी हमें ध्यान रखना। यदि एक में सत दे दे और एक में आपको सत दे दे, तो सत नहीं चुनना है, सत चुनना है, क्योंकि मूल रूप जो है वो सत है। सन मित्र, अच्छा है जो मित्र। सत जिस शब्द के आरंभ में आ जाता है वो कर्मधारी समास होता है। अच्छा है जो मित्र, मित्र ऐसा कीजिए ढाल सरी का होए, सुख में तो दूरी रहे, दुख में आगे आए। क्या नुगरे से दो सती, भीड़ पया भग जाए, काचे रंग की चुनरी, जो छांट लगे भूल जाए। हमारे राजस्थानी में, राजस्थानी भाषाओं के अंदर ये इस प्रकार के जो है मित्र, सन्मित्र के लक्षण भी निरूपित किए गए हैं। तो सत और मित्र हैं। एक शब्द जो बार बार पूछा गया है परीक्षाओं में, वो सन्नारी है। सत और नारी, अच्छी है जो नारी, सत चरित्रवती है जो नारी, वह क्या होती है, बोलो, सन्नारी होती है। तो सत शब्द का हमें ये पता चल गया कि इस तरह से होता है। संनियम है, संविधान है, सन्निवेश है, बहुत सारे शब्द। सत नियम, इसको मिलाओगे तो शब्द क्या बनेगा, बोलो, संनियम बनेगा, संनियम। अब इस संनियम को हमें ध्यान रखना है। ये संनियम कुछ इस प्रकार से शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जाता है, तो ये गलत होता है। सत और नियम से जो बनने वाला शब्द होगा वो संनियम होगा। सत और निबंध, सनिबंध, अच्छी तरह से जो भली भांति सम्यक प्रकार से, या अच्छा है जो बंध, जिसको सुरक्षित और समृद्ध करके रखा है, उसके लिए शब्द आता है सन्निबंध। मित्रों, एक शब्द है सत, एक शब्द है निवेश, जोड़ दोगे तो शब्द क्या बनेगा, बोलो, सन्निवेश। सत और निकृष्ट को जोड़ोगे सन्निकृष्ट बनेगा। एक और महत्वपूर्ण शब्द जो बहुत महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट कीजिए इसको, सत और निधि। निधि में दोनों छोटा होता है, निवि और धिवि, और ये शब्द बनता है मित्रों सन्निधि। सन्निधि का अर्थ होता है समीपता या सामीप्यता। जो समीपता होती है वो सन्निधि। वाक्य के 4 लक्षण होते हैं, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि और तात्पर्य। उसमें सन्निधि एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है। तो सत की बात कर ली, तत् की बात करते हैं। चलिए मित्रों, तत् जो शब्द है, तत् के साथ में मात्रा शब्द लगता है तो शब्द बनता है तन्मात्रा। हिंदी के विद्यार्थी तन्मात्रा का अर्थ नहीं जानते, लेकिन परीक्षाओं में पूछा जाता है। दर्शन शास्त्र का शब्द है ये तन्मात्रा। 5 तन्मात्राएं होती है, 5 तन्मात्राएं, उसको हम कहते हैं शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। ये 5 तन्मात्राएं, उसी का नाम तन्मात्रा है। तो तत् और मात्रा से तन्मात्रा बन गया। तत् और मय, हम कहते हैं ना वो तन्मय होकर के पढ़ रहा है,
तन्मय, उसमें युक्त, उसमें लग गया है। जब एकाकार हो जाता है किसी भी चीज में, वह होता है तन्मय। तो तत् और मय से बोलो क्या बनेगा? तन्मय बनेगा। अब बहुत सारे शब्द और बन सकते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण शब्द है, उसके बारे में हमने बात करी। फिर बाकी जो है चीजों को आप जो है तत् और मति, उसके अनुसार जो मति है वो तन्मति हो जाएगी। तत् और नाम से तन्नाम शब्द बन जाता है। शरद बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, लेकिन इसको मैं लिखूंगा उससे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, और यहां से मैं इसको हटा रहा हूं। चलिए, इनके बारे में हमने बात कर ली। मित्रों, शरद में अंत में द आता है। देखो, मैंने आपसे ये कहा कि सत जो है उसमें तो त आता है, तो शरद में द क्यों आया? ये इसलिए आया कि मूल रूप से आपसे कोई पूछे कि शरद शब्द होता है कि शरत होता है, मानी कि इसका जब हैप्पी बर्थडे था तब अंत में त था कि द था, तो ये त नहीं था, द था। ये ध्यान रखिएगा। और मैंने हमेशा आपको मैं बताता हूं कि मेरे अध्ययन का जो आधार है वो हमारे भारतीय संस्कृति के कुछ ऐसे मूर्धन्य और शीर्षस्थ व्यक्तियों द्वारा लिखे गए ग्रंथ, ऐसे ऋषि मुनियों के ग्रंथ जिसके अष्टाध्यायी का नाम मैं हमेशा लेता हूं। तो उसमें मूल शब्द शरद शब्द होता है। जैसे उपनिषद नहीं होता है, उपनिषद होता है, लेकिन यहां पर सद नहीं होता है, सत होता है। सद तो सत्य का सन्निच्छेद रूप है, सत। इसी तरह से यहां पर शरद, विपद, मृद, इन तीनों, मृद का मिट्टी होता है, विपद विपत्ति वाला होता है। जब विपत्ति का सन्निच्छेद करते हो तो ऐसे ही करते हो, विपद और ती। आपत्ति का सन्निच्छेद आपद और ती होता है, तो विपद और ती को जोड़ देते हो तो ये विपत्ति डबलता हो जाता है। ये सन्निच्छेद यदि आपसे कोई पूछे तो विपत नहीं होता है, विपद होता है। तो ये ध्यान रखना। डॉक्टर मैया इतना आपको आश्वस्त जरूर देता है कि मैं यहां पर आपके सम्मुख जब भी आता हूं, मां सरस्वती से प्रार्थना करता हूं बच्चों कि मैं जो कुछ भी बोलूं वो मेरे विद्यार्थियों के काम आए। उसमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई मिथ्या भाषण मेरे मुख से नहीं हो। हां, ये ध्यान रखिएगा, न ही सर्वे सर्वम जानत। इस संसार में कोई ऐसा यदि कोई घोषणा कर दे कि मैं सब कुछ जानता हूं तो वो गलत है। ऐसा संभव है कि मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन 99.99% सही होऊंगा। मैं आपसे इतना अनुरोध करता हूं। इसलिए शरद, क्योंकि इन शब्दों को मैं इसलिए कहता हूं कि बहुत सारे लेखक शरद शब्द का प्रयोग करते हैं। शरद चंद्र का समुच्चय शरद और चंद्र ही होगा, फिर द का पहले त बनता है, फिर त का च बनता है। शरद चंद्र, शरद शशि, द का योगी होगा। तो इसी तरह से बहुत बार पूछा जाने वाला शब्द है, और मैं इसलिए इसको प्रथम लिख रहा हूं। शरद और महोत्सव शब्द है। महोत्सव शब्द महा और उत्सव से बना है। महोत्सव शब्द में गुण संधि है, और शरद और महोत्सव, देखो द को जोड़ा। अब यहां पर तो मैंने त जोड़ा था, लेकिन त के साथ में आप द कर लें, मानी क च ट त द और प। द का भी न होता है, त का भी न होता है, ये ध्यान रखिएगा। और योग न और म से होगा। तो शरद और महोत्सव जो शब्द है उसका जो शब्द बनेगा वो शरण महोत्सव है। इसी तरह से शरद और मास, शरद ऋतु का जो मास महीना होता है उसके लिए शब्द बनता है शरण मास, शरण मास। इसी में मित्रों शरण महोत्सव, शरद ऋतु की मूर्ति, शरद मूर्ति बहुत अच्छा शब्द है, शरण मूर्ति। इस प्रकार से इन शब्दों को हमें सीखना चाहिए। शरण मूर्ति हो गया, महोत्सव हो गया, शरद और मंगल, शरण मंगल हो जाएगा। इस तरह से हमें इन शब्दों को जो है जितना आप अभ्यास करोगे उतना ही आपके ये आने वाले हैं मित्रों। चलिए, अब एक इसमें शब्द आप विद्वत और लिख लीजिएगा। यहां पर विद्वत शब्द और जरूर लिख लें। एक तो विद्वत लिख लें, एक शब्द इसमें मैंने हनुमत नहीं लिखा है, ये भी लिख लें। ये कुछ एक एक शब्द इससे बनते हैं। तो शरद से बनने वाले शब्द की बात कर ली। विपद, विपद और जाल की बात तो हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। ये देखो, विपत्ति का नाम, विपद नाम, विपत्ति का नाम क्या है? हालांकि इन शब्दों को आजकल हम जो है आमतौर पर दैनंदिन जीवन में इनका उपयोग हम नहीं करते, लेकिन फिर भी करना चाहिए। विपद नाम, विपद और नाम, विपद नाम बन जाएगा, महत्वपूर्ण शब्द है। दूसरी बात, ये मृद से बनने वाले अपवाद है, इसलिए मैं इसको थोड़ा बाद में, मृद को बाद में लूंगा, पहले मैं वृहत को ले लेता हूं। मित्रों, एक शब्द अर्जुन का पर्यायवाची बनता है वृहत और नल। अर्जुन का पर्यायवाची है वृहन्नल, वृहत और नल, इस तरह से बनेगा, वृहन्नल शब्द बनेगा। इससे दो शब्द बनते हैं, एक वृहत और नेत्र, जिसके वृहत मानी बड़े, नेत्र जो है उसके लिए आता है वृहन्नेत्र, और वृहत और नल मैंने आपको बताया वृहन्नल शब्द बनेगा। चलिए, वृहत की मृद को मैंने छोड़ा है, आगे बात करूंगा। भवत बहुत अच्छा शब्द है और हिंदी में बड़ा काम का है, भवत और निष्ठ। वैसे तो शब्द यहां पर निष्ठा होता है,
लेकिन ठा का आ का संधि में करते हैं तो आ का जो है लोप हो जाता है। भवत और निष्ठ, देखो त का योग न से हुआ है, भव, फिर ये न, फिर ये ने वाला, फिर निष्ठ, भवनिष्ठ। मित्रों उसका समास होता है, समास विग्रह यदि भवनिष्ठ का पूछे, भवत मनी आप में निष्ठा, आप में निष्ठा। भवत संस्कृत का शब्द है, भवत का आप होता है, इसलिए हम नीचे प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो भवनिष्ठ लिखते हैं, भवदीय लिखते हैं, भवनिष्ठ लिखते हैं। भवत और नाम, आपका नाम जो है वो इस तरह से भवत और नाम क्या शब्द बनेगा, बोलो भवन नाम। भवत और निश्चय, भवत और नाम से जो शब्द बनेगा वह बनेगा भवन नाम। इस तरह से इन चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। वृहत हो गया, भवत हो गया, सम्राट और नीति ये मैं बता चुका हूं, जब मैंने आरंभ में बताया था तब मैं आपको बता चुका हूं। सम्राट और नीति ये बता चुका हूं मैं शब्द आपको, सम्राट और नीति, सम्राट नीति, सम्राट नीति इस प्रकार से ही हो जाएगा। सम्राट से दो बार लिखा गया है, यस। उपनिषद बहुत अच्छा शब्द है, उपनिषद और माला ऐसा ही में पूछा गया है। उपनिषद और माला शब्द को जोड़ोगे तो देखो उपनिषद माला, उपनिषदों की माला। हमारे यहां पर 108 उपनिषद हैं, लेकिन उसमें 11 उपनिषद जो जिसमें महर्षि शंकराचार्य ने भाष्य लिखे, ईश, कैनकट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेयी, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर, ये जो 11 उपनिषद है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 12 भी माना जाता है, 11 और 12 दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आते, ये ध्यान रखिएगा। तो इन 12 उपनिषद जो है ये प्रामाणिक है। उपनिषद शब्द जो है वो उप उपसर्ग, नि उपसर्ग और सद धातु से बना है। उप का अर्थ होता है समीप, नि का अर्थ होता है ध्यानपूर्वक और सद मानी बैठना। गुरु के समीप आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए ध्यानपूर्वक बैठकर जिन ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है वो उपनिषद है। और उपनिषद माला क्यों कहते हैं, क्योंकि उपनिषदों की संख्या 108 होती है और एक इसीलिए हम माला में मन के जो है वो भी 108 होते हैं। उपनिषदों का जो मर्म है उसके लिए शब्द आता है उपनिषद और मर्म। उपनिषद का जो मर्म है, उपनिषद जान कान प्रधान है, ये ध्यान रखिएगा। ये कई बार जीके में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ये शब्द बनेगा उपनिषद और मर्म। तो इस तरह से मित्रों ये शब्द बनेगा। इसको एक बार फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे चलता हूं, कुछ शब्द और रह गए हैं। सम्राट हो गया। अपने विद्वत शब्द देखिए, विद्वत शब्द कैसे, विद्वत शब्द मैंने आपको बता चुका हूं, विद्वत विद्वान का मूल शब्द है और स्त्रीलिंग में विदुषी बनता है। ये महत्वपूर्ण शब्द है विद्वत और मंडल, विद्वानों का जो मंडल है। ऐसे शब्द तो और भी बन सकते हैं लेकिन उनका व्यावहारिक रूप से उपयोग नहीं होता, इसलिए हम लिखेंगे नहीं। विद्वत और मंडल से विद्वान मंडल, विद्वत और नाम से विद्वान नाम, इस तरह से हमें ध्यान रखना है। हनुमत और नाम ये सब कई बार पूछा जाता है। हनुमत और नाम शब्द क्या बनेगा, बोलो हनुमान नाम बनेगा, हनुमान नाम। तो ये आपके जो शब्द थे ये वर्ग के प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। मित्रों एक शब्द विद्युत शब्द और है, विद्युत और मंडल। विद्युत का जो मंडल है उसके लिए शब्द आता है विद्युन मंडल, विद्युन मंडल। एक शब्द में जगत में भूल गया हूं, वापस लिखा देता हूं यहां पर, ये पूछा जाता है इसलिए दिमाग में मेरे आ रहा है। जगत और निवास शब्द बनता है जग निवास। ये क्यों महत्वपूर्ण है बताता हूं। इसको बहुत सारे लोग जग निवास लिख देते हैं। जग निवास तो जग का निवास, जग कोई शब्द नहीं है, जगत शब्द है। जग तो हम कह रहे हैं जग की माया, लेकिन वो जगत है, इसलिए ये जगन निवास शब्द होगा। जग निवास शब्द जो है वो अशुद्ध है मित्रों। इसी तरह से विद्युत और माला को जोड़ दोगे तो विद्युत माला बनेगा। तो हमारा आज का ये जो था ये प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण बन जाता है। कैसे बन जाता है, किस तरह से इसका नियम है, ये हमने पढ़ा कि क च ट त, यहां द भी जोड़ लेना और प का योग न और म से होता है तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण बन जाता है और इस प्रकार से पंचम वर्ण बनता है। कौन कौन से शब्द थे तो मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा। हाँ देखिए मृद शब्द रह गया है, अभी यहाँ पर ये बहुत गड़बड़ हो जाता है, ये छूट जाता है, ये परीक्षा के योग्य है। मित्रों वैसे तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊं कि परीक्षा अपने आप स्वतः हो जाए, लेकिन क्योंकि ये जो है ऑनलाइन क्लासें हैं तो यहाँ पर ज्यादा देखिए मृद और मूर्ति शब्द है। अब इस नियम के अनुसार यहां पर द का न होना चाहिए, त और द का न होता है तो ये मृद मूर्ति बनना चाहिए, लेकिन ये अपवाद है और ये शब्द बनता है द का न बनेगा और ये शब्द बनता है मृण मूर्ति। यदि किसी के मन में ऐसा भाव हो कि साहब ये द का न बन रहा है तो आपने तो न बनाया, क्यों बनाया ऐसा, तो संस्कृत में तो इसके लिए सूत्र है लेकिन उस पर मत जाइएगा।
जब द से पहले री आ रहा है तो री जो है उसका उच्चारण मूर्धा है। मूर्धा होने के कारण द का भी द को न बनाना पड़ेगा। मृद मूर्ति, मृद कहते हैं मिट्टी को। तो मिट्टी की जो मूर्ति है, मिट्टी की जो मूर्ति है उसको, उसका नाम मृद है, मृद मूर्ति है। इसी तरह से मृद और मई, मृद और मई, मृद भांड हम जानते हैं ना, मृद भांड मिट्टी के भांड, तो मृद और मई जो शब्द बनेगा उससे शब्द बनेगा मृणमयी, मानी मिट्टी से जो युक्त है। और इसी तरह से एक शब्द ये बनता है मृद और मय, यहां पर मृणमय, मिट्टी से जो युक्त है वो मृणमय है। तो ये मृद शब्द की थोड़ा सा अलग बात थी, इसलिए मैंने कहा अपवाद। और ये महत्वपूर्ण 3 शब्द है, मृण मूर्ति, मृणमयी और मृणमय। और आप संधि में हो जाए, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। आप इनका जितना कर सकें अभ्यास करें और बार बार अभ्यास करें, इनके नोट्स बनाएं। और फिर भी यदि आपको कहीं भी कोई शंका होती है तो जब भी मुझे समय मिलता है मैं कमेंट बॉक्स देखूंगा और आप वहां पर मुझे संदेश करके बताएं कि आपको यहां पर ये समस्या है। नमस्ते, धन्यवाद।